और इस बीच नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी धमकी सामने आई है। पूरे अरब वर्ल्ड को नेतन्याहू ने धमकी दी है। हितों की रक्षा चाहते हैं तो सुन लें, अरब देशों को चुप रहने की नसीहत। वॉर के बीच नेतन्याहू का चौंकाने वाला यह बयान अरब देशों को लेकर। तो बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके लगातार जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं। आइए देखते हैं कि इजरायली पीएम ने और क्या कुछ कहा है। अपने बयान में वो क्या इशारा देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अरब के लीडर से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने हितों की रक्षा चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, चुप रहें, अपना मुंह बंद कर लें। बिल्कुल ये इशारा कर रहा है कि एक लिमिट जो है वो तय कर दी है नेतन्याहू ने कि बीच में अगर कोई दखल देगा तो उस पर भी हम हमला करने से नहीं चुकेंगे। आइए नेतन्याहू के बयान की टाइमिंग और उससे उठ रहे सवालों पर भी गौर कर लेते हैं कि क्या अहम सवाल इससे पैदा होते हैं। जल्दी से देखते हैं। पूरे अरब वर्ल्ड से पंगा लेने की तैयारी, अपने हितों की रक्षा करनी है तो अरब वर्ल्ड चुप रहे, ये चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू का। इसकी टाइमिंग देखिए, ये कब बयान आया है। OIC अरब लीग की मीटिंग के वक्त ही ये बयान आया है समीर, और ये टाइमिंग अपने आप में काफी सीरियस है, गंभीर है। बिल्कुल, और 5 संभावित परिणाम, नतीजे भी इसके नजर आते हैं। अरब वर्ल्ड इस पर रिएक्ट करेगा, अमेरिका भी असहज होगा निश्चित तौर पर, दुश्मनों को मौका मिलेगा, मुस्लिम वर्ल्ड नाराज होगा और इजरायली हित निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। पूरे अरब वर्ल्ड से पंगा लेना इजराइल के लिए आज की तारीख में मुमकिन नजर आता है क्या? यह सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा। जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल स्वाय साहब आपसे, क्या आज की तारीख में इजराइल पूरे अरब वर्ल्ड से पंगा लेने की स्थिति में नजर आता है? क्योंकि अभी इस वक्त भी 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है इजराइल। बिल्कुल समीर, ऐसा है कि ये बयानबाजी काफ़ी होती रहती है। उधर से भी बयानबाजी हो रही है, ईरान भी बयानबाजी कर रहा है, टर्की बयानबाजी कर रहा है। तो नेतन्याहू ने भी सोचा होगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बयानबाजी कर देता हूं, मैं भी 2-4 बयान दे देता हूं। तो देखा जाए तो जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इस प्रकार है कि वहाँ पर एक तरफ से ईरान और टर्की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा किया जाए इजराइल के खिलाफ, और लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि कई मुस्लिम देश पीस चाहते हैं, कई मुस्लिम देश तरक्की चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो एक तो बात ये होगी वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि इजराइल भी एक तरह से मैसेजिंग वाली बात है कि हाँ भाई आप इकट्ठे मत हो, ज़्यादा बीच में मत पड़ो, क्योंकि उसको इजराइल को मेन बैकिंग इस समय में अमेरिका की है। अगर अमेरिका, मैं सच ये फ्रैंक बता रहा हूँ, 2 दिन सप्लाई रोक दे तो इजराइल के पास इतना हथियार अम्यूनिशन नहीं होगा कि वो लड़ाई को जारी रख सके। तो पहली 2 फ्रंट क्या 4 फ्रंट खुले हुए, हमास, हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक, और उधर से हूथी, उधर से सीरिया की तरफ से भी खतरा हो सकता है। और दूसरा जो वेस्ट बैंक में वहाँ से पैलेस्टीनियन लड़ाके, हूथी लड़ाके आने का खतरा। यही कारण है कि आप देखिए वेस्ट बैंक में इससे पहले बात ज़्यादा आगे बढ़े, उनको वहीं पे कंट्रोल करके अभी एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर या लोकल लेवल की चीज़ें हैं उनको वहीं कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है समीर। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीरिया में फिर टारगेट पर अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमला। अमेरिकी बेस पर कई रॉकेट्स दागे गए। ईरान समर्थित गुट अल नुस्बा का यह दावा है कि उसने अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। लगातार ये हमले हो रहे हैं और देखिए सीरिया में ये फिर हमला हुआ है। अमेरिका टारगेट पर, निशाने पर, अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर रॉकेट से हमले किए गए। ये देखिए एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। ईरान समर्थित गुट अल नुस्बा ने दावा किया। तो आप देखिए ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। बमबारी से रिहायशी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। दक्षिण गाजा में यह बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। खान यूनिस में इजराइल की बमबारी शुरू हो गई है। और वेस्ट बैंक में लगातार हिंसक झड़प चल रही है। इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में फायरिंग की घटनाएं भी सामने आ रही है। ये देखिए
लगातार आमने सामने की जंग चल रही है। वेस्ट बैंक में भी ये स्थिति है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर सीधे हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर, ओआईसी अरब मीटिंग पर ईरान का बड़ा प्रस्ताव। जनमत संग्रह से फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग कर दी है ईरान ने। फिलिस्तीन में जनमत संग्रह का प्रस्ताव, इजरायली हिस्से में भी हो जनमत संग्रह, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। मीटिंग में रईसी ने ये प्रस्ताव रखा, ईरान की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है। और खास बात यह है कि रईसी इजरायल में भी जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी का पूरा रेफरेंडम फॉर्मूला है क्या, जिस रेफरेंडम की वो बात कर रहे हैं। तो रईसी का रेफरेंडम फॉर्मूला, जल्दी से कुछ बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। भूमध्य सागर से जॉर्डन नदी तक जनमत संग्रह की वो बात कर रहे हैं। भूमध्य सागर से जॉर्डन नदी तक फिलिस्तीन राष्ट्र बने, ये भी वो इशारा कर रहे हैं। जी हां, हर नागरिक को जनमत संग्रह में शामिल किया जाए, ये कहा गया है रईसी की तरफ से, ईरान की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सभी जनमत संग्रह में भाग लें। और इस रेफरेंडम का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए, इजराइल के लोग भी इस रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करें, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। दावा यह है कि इससे दशकों लंबे संघर्ष का लोकतांत्रिक हल संभव है, ये ईरान का मानना है। और ईरान का लक्ष्य क्या है ये भी समझिए। रेफरेंडम के जरिए फिलिस्तीन राष्ट्र को हासिल करना, एक तो ये, और नक्शे से इजराइल का वजूद मिटाना, यानी कि इजराइल रहे ही ना। सवाल यही है कि इस तरह के प्रस्तावों पर कौन सा देश, कौन से लोग सहमत हो पाएंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। और आइए अब आपको मैप के जरिए समझा देते हैं कि आखिर ईरान का मंसूबा क्या है और इससे क्या बदल जाएगा। ये मैप के जरिए समझिए। जॉर्डन नदी देखिए, वेस्ट बैंक की पूरी पूर्वी सीमा इसमें आती है। ये रही जॉर्डन नदी, और वेस्ट बैंक की पूरी जो पूर्वी सीमा है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो कहां से कहां तक रेफरेंडम कराने की बात की जा रही है, ये आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। तो ये इजराइल की उत्तर पूर्वी सीमा आप देखिए, ये यहां पर आ रही है, यानी इजराइल को भी उन्होंने शामिल कर लिया। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल के लोग हैं वो भी इस रेफरेंडम में, इस जनमत संग्रह में पार्टिसिपेट करें। इजराइल की मध्य पूर्व सीमा जो है वो भी इसमें शामिल है। तो जॉर्डन नदी और पूरी जो इजराइल की मध्य पूर्व सीमा है, यहां तक रेफरेंडम कराने की बात हो रही है, यानी उन्होंने रेफरेंडम के लिए इजराइल के लोगों को भी शामिल कर लिया। मंशा जो है वो है कि ये पूरा इलाका फिलिस्तीन बनाना चाहता है ईरान। ऐसा है क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है रवि, क्योंकि मंशा तो यही नजर आ रही है ईरान। वो इंटेंशन है, उसको लेकर देखिए कुछ सवाल भी हैं। तो फिर इजराइल का वजूद कहां है, इजराइल का होगा क्या, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि वो इजराइल जो इस वक्त सभी अरब देशों के गले की हड्डी बना हुआ है, उस इजराइल का क्या होगा। अब ब्रिगेडियर शरदेंदु, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। ये रेफरेंडम का जो प्रपोजल है, ये टेक्निकली कितना सही दिखाई देता है, एथिकली कितना सही दिखाई देता है, तब जबकि एक दूसरे की मंशा एक दूसरे को खत्म कर देने की है। इजराइल नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर ये लोग रहें, और फिलिस्तीन या अरब देश नहीं चाहते कि इजराइल या यहूदियों का अस्तित्व यहां रहे। देखिए, ये जो रेफरेंडम की बात कही गई है, ऐसे समय कही गई है जब हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा, और युद्ध के दौरान जनमत संग्रह कराना बहुत ही वाजिब नहीं लगता। और ऐसी चीज़ों को बोलना कि जॉर्डन नदी के पूर्व में पूरा जनमत संग्रह होगा और उसमें इजराइल, यहूद और मुस्लिम और क्रिश्चियन सारे पार्टिसिपेट करेंगे, एक बहुत टॉल ऑर्डर है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इजराइल तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, और साथ में उसके जो सपोर्ट में वेस्टर्न कंट्री है वो नहीं करेगा। देखिए, ये स्टेटमेंट ऐसे समय आया है जब इस्लामिक अरबियन समिट चल रहा है, उसकी लीडरशिप का सवाल है। और सर, एक सवाल ये भी है, कौन कराएगा जनमत संग्रह। यूएन की सिचुएशन इस वक्त क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध से इस युद्ध तक हम सब देख चुके हैं।
जी हाँ, देखिए जनमत संग्रह कराने की एक ही एजेंसी यूनाइटेड नेशन आज की डेट में मार्जिनलाइज हो रखा, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। जब अगर इतना ही मानना था तो 1948 का बेल्फोर डिक्लेरेशन को मानना था। उस समय इजराइल ने नहीं मांगा और 5 युद्ध लड़के आज की डेट में फिलिस्तीन को 10 से 12% के क्षेत्रफल में सीमित कर दिया। तो ये मान्य नहीं है। इससे इजराइल के एग्जिस्टेंस पे बात आती है। एक जगह तो वो अपने सिक्योरिटी के कंसर्न की वजह से ये युद्ध लड़ रहा है। उसने कसम खाई कि हमास को खत्म करेंगे और उसके ऑपरेशन जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहे हैं, देखिए वो सदर्न गाजा की तरफ चल रहा है। खान यूनिस में किस तरीके से स्ट्राइक हो रही है और यही देखिए आक्रमण बढ़ते बढ़ते पूरा गाजा स्ट्रिप को वो खत्म करेगा। बिल्कुल, और अब तो खुलकर ये कहा जा रहा है कि पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा होगा, यहां पर शासन इजराइल ही चलाएगा। अब तो खुलकर ये बातें कही जा रही हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु। इस बीच देखिए जेनिन में इजरायली फोर्स की सख्ती की खबर सामने आ रही है। कबातिया में लगातार गश्त कर रही है इजराइल की फोर्स। जेनिन में लगातार हमने देखा है किस तरह से आईडीएफ और हमास के सपोर्टर्स के बीच यहां पर जंग चल रही है और जेनिन से ही ये खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कबातिया इलाका जेनिन का, जहां पर लगातार इजराइल की फोर्स कर रही है गश्त। और जेरिको में इजरायली फोर्स की छापेमारी। कट अलवाद में दिखा इजरायली काफिला। जी हां, ये छापेमारी लगातार चल रही है और खबर यह है कि जेरिको में आईडीएफ ने ये रेड्स की हैं, ये छापेमारी की है। गाड़ियों का काफिला नजर आया, इजरायली सेना आईडीएफ की गाड़ियों का काफिला। ये तस्वीरें आप देखिए, तो लगातार छापेमारी भी चल रही है आईडीएफ की और हमास समर्थकों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर, ओआईसी अरब लीग की बैठक में खुलकर मतभेद नजर आए। इजराइल से सख्ती पर आम राय नहीं बनती दिख रही है। ईरानी गुट का 5 सूत्री फॉर्मूला जरूर सामने आया है। सऊदी अरब समेत 4 देशों ने इस पर लेकिन हामी नहीं भरी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ईरान की तरफ से जो प्रपोजल्स रखे जा रहे हैं, इजराइल को लेकर जो फॉर्मूला सुझाया जा रहा है, उस पर बाकी मुस्लिम देश रजामंद नहीं है। आइए देखते हैं कि ओआईसी अरब समिट में कौन कौन से 5 प्रस्ताव रखे गए हैं और फिर कहां मामला अटक गया, कहां दिक्कत आ गई। सबसे पहले नजर डालते हैं उन प्रस्तावों पर। तो ओआईसी अरब समिट में 5 प्रस्ताव कौन कौन से। पहला, नंबर 1 प्रस्ताव, अमेरिकी बेस से इजराइल को हथियार सप्लाई रोकी जाए, यह पहला प्रस्ताव है। नंबर 2, दूसरा प्रस्ताव, अरब देश इजराइल से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर दे, हर तरह के रिलेशन को खत्म कर दे, समाप्त कर दे। बिल्कुल, और अरब देश तेल के जरिए युद्ध विराम का दबाव बनाए, यानी तेल की सप्लाई, ईंधन की सप्लाई को रोका जाए। अरब के एयर स्पेस में इजराइल की उड़ानें बंद तक करने का प्रस्ताव रख दिया ईरान ने। और 5वां, अमेरिका यूरोप के दौरे कर सीज फायर का दबाव बनाया जाए। तो ये वो 5 प्रस्ताव जो कि ईरान की तरफ से ओआईसी अरब समिट में रखे गए। प्रस्ताव को देखिए, समर्थन मिला है 11 देशों का और प्रस्ताव के साथ नहीं है जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देश इसके समर्थन में नहीं हैं। संजय सोय साहब, ईरान की तो पूरी कोशिश है कि इजराइल को बाकी दुनिया से काट दिया जाए। सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इस्लामिक वर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले जो भी देश हैं वो खत्म कर दें इजराइल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान की सारी कोशिशें जाया जाती हुई देख रहे हैं हम ओआईसी अरब समिट में भी। इसकी वजह क्या है समीर? इसके 3-4 वजह हैं। अगर आप देखा जाए तो नंबर 1 है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जी और जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब अभी यूएस समर्थित सरकारें हैं यहाँ पर। तो ये एक तो ये कारण हो गया, यूएस का इनको पहले ही समर्थन है। नंबर 2 कि ये अभी इनकी विचारधारा बदली हो गई। ये अभी थोड़ा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे इसका उदाहरण था कि G20 में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वाली बात थी, वो भी एक हिस्सा था। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह की हमास या इस तरह की एक्टिविटी हुती को समर्थन दिया जाए, आतंकवादी घटनाएं मिडिल ईस्ट में बढ़े। तीसरी बात कि सऊदी अरब, यूएई आप देखिए हुती से परेशान है, वो भी ईरान समर्थित है, हमास से भी परेशान है।
क्योंकि हमास और हूती ने पहले ही कई बार सऊदी अरेबिया में अटैक करने की कोशिश की, एक बार सफल भी हो गए थे जब उन्होंने आरामको ऑयल रिफाइनरी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो वो नहीं चाहते कि ये ग्रुप और बढ़े और इन देशों के लिए मुश्किल पैदा हो जाए। अगला जो कारण है कि ये देश जो चाह रहे हैं कि इनमें मोनार्की है, ये नहीं चाहते कि वहाँ पर आम जनता जो है इस भावना से प्रेरित हो। वो बुराई कर रहे हैं, वो वर्बल बुराई हो रही है कि ईरान को, इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो डोमेस्टिक पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन दिल से वो नहीं चाहते कि ये नेक्स्ट कारण है ईरान की सुप्रीमेसी। वो नहीं चाहते कि ईरान यहाँ पे सुप्रीम लीडर बने और ये इन देशों को ये एक भीतरी खींचतान भी है और इसके अलावा ये भी है कि इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने का रिस्क कौन देश उठाएगा। लेबनान के कल्चर मिनिस्टर की धमकी सामने आई है, इजरायल को दी है बहुत बड़ी धमकी। तेल अवीव में गाजा से भीषण तबाही की धमकी दी है, इजरायल को मानवता का दुश्मन कहा है। और आइए आपको दिखाते हैं कि लेबनान के मंत्री ने इजराइल के लिए किन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है। लेबनान की सरकार का ऑफिशियल वर्जन आखिर है क्या? लेबनान भी इजराइल को अब धमकाता हुआ नजर आ रहा है। कहा गया है, हे मानवता के दुश्मनों के वंशज, हे बच्चों और महिलाओं के हत्यारे, तुम बर्बरता में शैतानों से भी आगे जा सकते हो। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इजराइल के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। लेबनान को नुकसान पहुंचाने की हैसियत तुझमें नहीं है, पता है कि तुम ऐसा कर पाते तो कर चुके होते मूर्ख, फिर भी तुम इसके लिए कोशिश करो। वादा है तेल अवीव का हाल गाजा से बदतर करेंगे, यह कहना है मोहम्मद विसम अल मुर्तदा, लेबनान के मंत्री ब्रिगेडियर शादेंदु। बयान तो बड़ा है, लेकिन क्या वास्तविकता भी इतनी ही बड़ी है? देखिए, इस समय युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, बयानों का कोई अस्तित्व नहीं है। बयान से यह युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस तरीके के बयान लेबनान से के मिनिस्टर के आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने कितना कमिटमेंट दिखाया है इस युद्ध को लेके, किस लेवल पे लेके गए? क्या उन्होंने फिजिकल एक हिजबुल्लाह जो वहां से ऑपरेट कर रहा है, क्या वो फुल फ्लेजेड वॉर में आया? नहीं आया, वो भी लिमिटेड तरीके से आ रहा है, वो भी चीजों को गेज कर रहा है। तो लिहाजा युद्ध के समय में आप स्टेटमेंट देते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इजराइल नहीं सुनने वाला नहीं सर, लेकिन इसमें एक बात है कि अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि लेबनान से एक नॉन स्टेट एक्टर जिसका नाम है हिजबुल्लाह, वो लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ। लेकिन अब यह स्टेटमेंट बता रहा है कि लेबनान की सरकार भी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेबनान की सरकार, सीरिया की सरकार बिल्कुल इजराइल के बरखिलाफ है, लेकिन उनके साथ लड़ने वाला कौन है ये देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह एक ऐसा पोटेंट फोर्स उनके पास अवेलेबल है जिसकी स्ट्रेंथ ऑन पेपर करीब 1 लाख है। 40,000 के आसपास उनके लड़ाके हैं जो एक्टिव हैं। एक बड़ी पोटेंट फोर्स और कई छोटे छोटे राष्ट्रों से उनकी बड़ी सेना है। और ये अटैक फुल फ्लेजेड इजराइल पे होता है, तब युद्ध एक डिफरेंट स्टेज पे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो भी पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है। आज की डेट में जितने अरब नेशन हैं वो बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि युद्ध उनकी धरती पे हो। इसी वजह से देखिए, जॉर्डन, इजिप्ट, इवन सऊदी अरेबिया ने ईरान के प्रस्ताव को नहीं माना है इस अरब समिट में। तो सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं। ईरान भी देखिए इनडायरेक्ट हिजबुल्लाह के थ्रू युद्ध में आ रहा है, अपने आईजीसी के थ्रू युद्ध में आ रहा है, लेकिन पूरा कमिटमेंट उसका भी नहीं है यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उधर गाजा में एक और अस्पताल ठप हो गया है। कमाल अदवान अस्पताल भी बंद हो गया। उत्तरी गाजा में है कमाल अदवान अस्पताल और फ्यूल खत्म होने से यह अस्पताल ठप हो गया। एक बड़ी समस्या गाजा के हॉस्पिटल्स में फ्यूल की है। फ्यूल नहीं होने की वजह से सारा सिस्टम धीरे धीरे बंद होता जा रहा है और यही वजह है कि मरीजों के सामने, डॉक्टर्स के सामने एक बड़ा संकट है। और आइए देखते हैं कि गाजा में बड़े अस्पतालों की हालत इस वक्त क्या है, क्योंकि अस्पतालों पर लगातार बमबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी गाजा में, नॉर्थ गाजा का कमाल अदवान अस्पताल भी अब पूरी तरह से बंद हो गया है। अस्पताल में मौजूद हैं 5000 विस्थापित लोग। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बमबारी हो रही है जगह जगह, लोग भारी संख्या में घायल हो रहे हैं और अस्पतालों का ये आलम है। अस्पताल में फ्यूल पूरी तरह से हो चुका है खत्म।
और कल अल कुद्स अस्पताल भी फ्यूल न होने की वजह से बंद हो गया है। तो बंद हो गया तो एक के बाद एक ऐसे हॉस्पिटल्स फ्यूल की वजह से बंद हो रहे हैं। गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है अल कुद्स, जो कि बंद हो गया है फ्यूल की कमी की वजह से। और अल शिफा अस्पताल में हमले की वजह से काम ठप है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल्स पर असर पड़ रहा है। एक तरफ सप्लाई की दिक्कत, वहीं दूसरी तरफ हमले भी लगातार चल रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये सिचुएशन जो हमें नजर आ रही है इस पूरे वॉर के दौरान हॉस्पिटल्स को लेकर, अस्पतालों को लेकर, इसका कहीं कोई सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि मरीज तो जा नहीं सकते और हॉस्पिटल हमेशा खतरे में है, या तो बंद हो रहे हैं या फिर हवाई हमले में या बारूद से वो ध्वस्त हो जा रहे हैं। देखिए, अस्पतालों पे जब भी स्ट्राइक होता है और जब मरीजों का जो वीडियो आता है सामने, वो दिल दहलाने वाला होता है, मानवता शर्मसार होती है। ये मानना पड़ेगी अस्पतालों पे जो अटैक है वो रुकने चाहिए। अस्पताल कैसे खाली कराया जा सकता है? मरीज वेंटिलेटर पे है, मरीज पे ड्रिप लगा हुआ, वो चलने की हालत नहीं है, उसकी हालत खराब है, तभी वो अस्पताल में भर्ती है। लिहाजा इजराइल को इसमें रीलुक करने की जरूरत है। हालांकि उनके तरफ से वीडियो आते हैं, कहते हैं कि अस्पताल के बेसमेंट में हमास के लड़ाकों का हेडक्वार्टर है, वहां से वो कम्युनिकेशन लॉन्च करते हैं, वहां से निकल के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉट विस्टैंडिंग दैट, आपको बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड को जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अस्पतालों को खाली करने का कॉल ना करें, महिलाएं बच्चों की मदद करें, एक ह्यूमैनिटेरियन फेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कोई नहीं आपको मना कर रहा है कि आप हमास का खात्मा ना करें, कोई नहीं कह रहा कि आप एंटी टेररिज्म ऑपरेशन ना चलाएं, जरूर चलाइए, लेकिन सिविलियन हानि नहीं होनी चाहिए, सिविलियन हताहत नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। जी संजय स्वामी साहब, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार से ब्रिगेडियर शरदेंदु कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि मरीज, और वो मेरा एक सजेशन है जी कि क्यों ना इजराइल जो है इन मरीजों की मदद करे। देखिए, यूएन एज ए जेस्चर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? वहां पर मेडिकल फैसिलिटी पूरी खत्म हो गई है। वो सिविलियन है, बीमार हैं, घायल हैं, चोट लगी हुई है, युद्ध में होता है, दुश्मन का सिपाही भी अगर हमें घायल मिलता है, हमारे डॉक्टर इलाज करते हैं, उसको बचाते हैं, तो क्यों नहीं कर रहा ये इजराइल? जहां पे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल आप ये सवाल पूछ रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस भारी संख्या में आम नागरिकों की जान जा रही है और घायलों की अगर मदद नहीं करता इजराइल, तो इससे एक तरह से हमास का बेस एक तरह से फिर स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमास जो बातें कहकर लोगों को भड़काता है, आम नागरिकों को हमास में शामिल करवाता है, उससे वो पॉइंट्स मजबूत होंगे। ये भी एक बात निकलकर सामने आ रही है। इस बीच देखिए, गाजा के अस्पतालों की भारी तबाही सामने आ रही है। सैटेलाइट इमेज में दिखी अस्पतालों की तबाही, अल शिफा और अल कुद्स की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे गाजा के अंदर जो तमाम अस्पताल मौजूद हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इंडोनेशियन अस्पताल भी बुरी तरह से तबाह हो चुका है, उसकी भी तस्दीक होती है इस तस्वीर से। और आइए अब आपको गाजा के 4 बड़े अस्पतालों की सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन अस्पतालों और उनके आसपास की स्थिति कितनी बदतर है, कितनी खराब है। जल्दी से उन हॉस्पिटल्स के आसपास जो हालात है उस पर नजर डालते हैं। समीर, आपकी तरफ से सबसे पहले अल शिफा अस्पताल। बिल्कुल, अल शिफा अस्पताल की आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहां जो आपको बीच में इमारत नजर आ रही है, ये अल शिफा अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर खास बात यह है कि फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ईंधन की सप्लाई जो है वो रुक गई है, कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, इलाज यहां पर हो नहीं पा रहा है। और अभी अभी बिल्कुल ताजा अपडेट ये मिल रही है कि आईडीएफ ने 300 लीटर डीजल यहां पर मुहैया कराया है ताकि कामकाज शुरू हो पाए। अल कुद्स अस्पताल की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, हर तरफ तबाही के निशान आपको नजर आएंगे। ये बीच में अल कुद्स अस्पताल नजर आ रहा है, अस्पतालों के आसपास भी बमबारी लगातार हुई है, इसलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर देखिए आसपास तबाह हो चुका है। बिल्कुल, अगला हॉस्पिटल है जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है और उसके आसपास का जितना इलाका है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है ये भी हमें नजर आ रहा है। और एक अगला हॉस्पिटल इंडोनेशियन हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा अस्पताल है और अक्सर हमने इसका नाम सुना इस पूरे वॉर के दौरान। उसकी भी हालत देखिए, ये हॉस्पिटल, लेकिन आसपास का पूरा इलाका क्षतिग्रस्त है और स्थितियां बहुत ही खराब हैं। इस ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मरीज जाएंगे कहां, उनको मदद कैसे मिलेगी। संजय सोई सर, एक छोटा सा आंसर इस पर छोटा सा एक आंसर, जो बात आप कह रहे थे कि इजराइल
क्या हेल्प नहीं कर सकता? इसके लिए क्या यूएन या अमेरिका दबाव नहीं बना सकता इजराइल पर? नहीं, बिल्कुल दुनिया को दबाव बनाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ क्यों नहीं मदद करे, और जरूरत पड़े तो यूएन के द्वारा, रेड क्रॉस के द्वारा या रेड क्रेसेंट के द्वारा हॉस्पिटल बनाए जाए और इजराइल उनको वहाँ पहुँचाए और मदद करवाए। क्यों नहीं करे? युद्ध में जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से भी अगर दूसरे का घायल सिपाही है, सोल्जर है, तो वहाँ मदद करनी चाहिए। यहाँ तो यही तो बात है संजय सुहाय साहब, वो प्रोएक्टिव रोल जो कि यूएन का होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ का होना चाहिए, वो सीधे तौर पर नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच गाजा में अस्पतालों की भारी तबाही की खबरें लगातार सामने आ रही है। कम से कम 22 अस्पतालों में कामकाज बंद हो चुका है। 22 अस्पताल ठप हो गए। इजरायली हमलों की वजह से ये तमाम अस्पताल ठप हो गए हैं। टास्क की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा भी सामने आया है। देखिए बमबारी किस कदर हो रही है, कैसे बम वर्षा की जा रही है। इस वक्त इजराइल की तरफ से गाजा के तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और अस्पताल एक के बाद एक हो रहे हैं ठप। तो बिना अस्पताल के गाजा एक के बाद एक अस्पताल बंद हो रहे हैं। जल्दी से नजर डालते हैं क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल्स की गाजा में। तो जो अस्पताल बंद हुए हैं उनकी संख्या 22 से ज्यादा है। 22 से ज्यादा अस्पताल इस वक्त बंद हो चुके हैं। साथ ही 49 मेडिकल सेंटर्स भी ठप पड़े हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंसेस की बात करें, 53 एम्बुलेंस वहां पर नष्ट हो चुके हैं। ये सोचिए, ये और गंभीर है कि मरीजों को एक दूसरी जगह ले जाने में भी दिक्कतें। बिल्कुल, और बंद होने की 3 वजहें सामने आई। हमलों में बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्यूल की सप्लाई, जो ईंधन की सप्लाई है, वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जरूरी सामान की भारी किल्लत है, दवाओं की किल्लत है और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से चरमरा गया है गाजा का। ये साफ तौर पर नजर आता है। इस बीच देखिए अल शिफा अस्पताल को लेकर एक और खबर सामने आ रही है। अल शिफा अस्पताल पर हमले का दर्द, ब्रिटिश डॉक्टर की आंखों में आंसू, दूसरे डॉक्टर का मैसेज पढ़ते हुए भावुक हो गई। अल शिफा के डॉक्टर का यह मैसेज था, अस्पताल में सब कुछ तबाह होने का जिक्र था। तो ये देखिए ब्रिटिश डॉक्टर जो कि अल शिफा अस्पताल के अपने साथी डॉक्टर का मैसेज पढ़ रही थी और ये मैसेज पढ़कर वो भावुक हो गई, रोने लगी।